प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज के पहले क्लास में हम लोग डिटर्मिनांट की पढ़ाई किए हुए थे। डिटर्मिनांट को परिभाषित किए थे, डिफाइन किए थे, और डिटर्मिनांट के विषय में बताया गया था कि डिटर्मिनांट फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का एंड सो ऑन, इसी तरीके से nth ऑर्डर के होते हैं। और फिर डिटर्मिनांट के एक्सपेंशन को बताया गया था। उसके बाद फिर डिटर्मिनांट पर कुछ विशेष संक्रियाएं लागू की जाती हैं और उस संक्रियाओं को मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसका स्टडी, इसका अध्ययन जस्ट लास्ट क्लास में, लेक्चर में कराया गया था। ठीक है। और अब कहता है क्या कि उस विशेष संक्रियाओं को अगर किसी डिटर्मिनांट पर हम लागू करते हैं तो डिटर्मिनांट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी हासिल हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट में, सारणिक के गुण में। तो हम लोग पढ़ाई करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट्स। ठीक है। देखिए, पहला प्रॉपर्टी को हम पहले समझते हैं, एकदम आराम से समझना है। एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक डिटर्मिनांट है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट पर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है। 2, 3, 1, 5, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 - 3 × 1 3, क्या हो गया? वैल्यू हो जाता है 7। ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, संगत रो और कॉलम का इंटरचेंज कर रहे हैं। संगत रो और कॉलम का इंटरचेंज का मतलब ये होता है, यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है, तो पहले रो को पहले कॉलम के स्थान पर रख दीजिए, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग इंटरचेंज ऑफ RI एंड CI, जहां I 1 और 2 होगा, अर्थात पहले रो पहले कॉलम का इंटरचेंज, दूसरे रो दूसरे कॉलम का इंटरचेंज। तो एक नया डिटर्मिनांट हम प्राप्त करेंगे। पहला कॉलम में रख दिया, 2, 3 पहले रो में है, पहले कॉलम में रख दिया, 1, 5 दूसरे रो में है यहाँ पर, और इसको दूसरे कॉलम में रख दिया। अब देखिए, इसका वैल्यू हो जाता है 10 - 3, इसका भी वैल्यू 7 और इसका भी वैल्यू 7। दोनों डिटर्मिनांट का वैल्यू जो है वह आपस में बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ से यह देख रहे हैं, डेल्टा और डेल्टा 1 ये दोनों का मान आपस में बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाता है कि अगर किसी डिटर्मिनांट में संगत रो और कॉलम का आपसी आदान प्रदान कर दें तो डिटर्मिनांट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड ith कॉलम टू ए डिटर्मिनांट डेल्टा, वी गेट ए न्यू डिटर्मिनांट डेल्टा 1 एंड देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। कह रहा है, किसी दिए गए डिटर्मिनांट डेल्टा पर अगर उसके संगत रो और कॉलम का आपसी आदान प्रदान करें तो एक नया डिटर्मिनांट प्राप्त होता है, और जो नया डिटर्मिनांट प्राप्त होता है वह दिए गए डिटर्मिनांट के बराबर होता है। ठीक। तो यह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट ले तो भी लागू है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट ले तो भी लागू है। स्पष्ट है। अब यहां से देखिए,
थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट, पहले रो में ए बी सी को रखा, दूसरे रो में एल एम एन, तीसरे रो में एक्स वाई जेड। अब यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, यहां पर अप्लाई कर दीजिए। संगत रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दिया। आई बराबर 1 2 3, ठीक है। R1 C1 का इंटरचेंज, R2 C2 का इंटरचेंज, R3 C3 का इंटरचेंज। तो कह रहा है कि ये जो दूसरा डिटर्मिनांट प्राप्त होगा, ये R1 है, ये C1 की जगह लिख दीजिए A B C। फिर ये R2 है, C2 की जगह लिख दीजिए L M N। ये R3 है, इसको C3 की जगह लिख दीजिए। ये है डेल्टा, ये क्या है डेल्टा 1। कह रहा है कि ऐसा ऑपरेशन करने पर ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ बराबर का हम साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट में संगत रो और कॉलम का इंटरचेंज करे, आपसी आदान प्रदान करे, तो डिटर्मिनांट का मान अपरिवर्तित रहता है। The value of determinant remains unchanged if corresponding rows and columns are interchanged। कहता है किसी डिटर्मिनांट का मान अपरिवर्तित रहता है अगर संगत पंक्तियों एवं स्तंभों का आदान प्रदान कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 1 9, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, रो और कॉलम का इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2 3, पहला कॉलम हो गया, फिर दूसरा रो है, इसको दूसरे कॉलम में रख दिया। ये भी 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब यहां से हम देखते हैं ए का डिटर्मिनांट, ए का डिटर्मिनांट है 2 3 1 9, वैल्यू हो जाता है 18 - 3 दैट इज 15। ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ये ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट 2 1 3 9 हो जाता है 18 - 3 15। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनांट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। कह रहा है ए किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तब उसका डिटर्मिनांट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट आपस में बराबर होती है।
कह रहा है कि अगर nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तब A का डिटर्मिनांट और A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, एक एग्जांपल ले लिए, डेल्टा इज इक्वल टू 2319। अब इसका वैल्यू निकालिए, 2 इंटू 9 18 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाता है यहाँ 15। अब यहां पर अप्लाई कर दीजिए क्या, तो दो रो का आपसी इंटरचेंज कर दीजिए, R1 और R2 का इंटरचेंज कर दिया तो एक नया डिटर्मिनांट प्राप्त हो गया, डेल्टा 1 हो जाता है। पहला रो है इसको दूसरा रो में रख देंगे, दूसरा रो है इसको पहले रो की जगह रख देंगे। अब इसका वैल्यू निकालिए, 1 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू माइनस 15। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिए गए डिटर्मिनांट का मान 15 है और यहाँ जो नया डिटर्मिनांट प्राप्त हुआ उसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस 15। अतः आंशिक रूप से दोनों इक्वल हैं, लेकिन साइन क्या है दोनों का, एक दूसरे से विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ से यह देख रहे हैं कि डेल्टा बराबर है माइनस डेल्टा 1 के, या डेल्टा 1 बराबर है माइनस डेल्टा की, ठीक है। डेल्टा 15 है, यह इसका नेगेटिव है, माइनस 15 इंटू माइनस दैट इज प्लस 15, अर्थात ये हो जाता है 2319 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 1923। अर्थात जब भी किसी डिटर्मिनांट पर क्रिया करें, दो रो का आपसी आदान प्रदान करें या दो कॉलम का भी आपसी आदान प्रदान करें, तब हम यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे और निकाल करके यहाँ पर दो रो का या दो कॉलम का आपसी आदान प्रदान कर देंगे। अब इसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग इंटरचेंज ऑफ टू रोज और इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम्स टू ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, वी गेट ए न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 या डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। कहता है किसी डिटर्मिनेंट पर अगर ऑपरेशन करते हैं, दो रो को आपसी आदान प्रदान करते हैं या दो कॉलम का आपसी आदान प्रदान करते हैं, तब दोनों डिटर्मिनेंट का आंशिक मान आपस में बराबर होता है, लेकिन वे एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अतः लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 या माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर देख सकते हैं इसको, ABC LMN XY Z, ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब यहां ऐसा करते हैं, R1 और R2 का इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, पहला रो और दूसरा रो का आपसी आदान प्रदान कर रहे हैं। तब ये जो नया डिटर्मिनांट प्राप्त होगा यहाँ लिखेंगे L M N, फिर ये हो जाएगा A B C। L M N पहला रो में चला गया, A B C दूसरा रो के जगह पे रख दिया। अब X Y Z तीसरा रो में ही रह गया। तो दोनों का आंकिक मान बराबर होगा लेकिन एक दूसरे के निगेटिव होंगे, तो यहाँ माइनस साइन डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यह दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर किसी ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो, वो सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो एंड सो ऑन, nth ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो, अगर दो रो या दो कॉलम का आपसी आदान प्रदान करें तब नया डिटर्मिनांट जो प्राप्त होता है दिए गए डिटर्मिनांट के निगेटिव के बराबर होता है। तो जब भी हम यह क्रिया अप्लाई करेंगे, यह ऑपरेशन करेंगे, तो दिए गए डिटर्मिनांट को जो नया डिटर्मिनांट प्राप्त होगा उसके निगेटिव के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल से देखेंगे, एक डिटर्मिनांट सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट ले रहे हैं 2 5 2 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले रो और दूसरे रो के संगत एलिमेंट आपस में बराबर हैं, तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल है, समान है। तो इसका वैल्यू देखिए 2 × 5 10 माइनस 5 × 2 10 इज इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पे एक और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट देखें, कह रहा है R1 और R2 आइडेंटिकल है। ठीक है, विस्तार से इसका वैल्यू हम देख ले रहे हैं। R1 के एलोंग इसका एक्सपेंशन करते हैं 3, इसका साइन क्या है? प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। ठीक है, 3। अब ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कीजिए तो बच जाएगा 2 1 2 9। तो 2 × 9 18 माइनस 1 × 2 2, फिर यहाँ साइन माइनस 2 लिख दिया। अब 2 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो 3 1 4 9, 3 × 9 27 माइनस 1 × 4 4, फिर यहाँ से हो जाता है प्लस 1। अब ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में क्या है? 3 2 4 2, 3 × 2 6 माइनस 2 × 4 8। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से हो जाता है 16 × 3 48 48 माइनस, फिर यहाँ 27 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा, तो 23 × 2 कितना? 46, और फिर यहाँ से माइनस 2 हो जाता है 0। तो यहाँ भी हम यह देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या बन गया? 0 बन गया। दोनों ही स्थिति में यहाँ भी R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, समान है। फिर यहाँ भी हम देख रहे हैं R1 और R2 आइडेंटिकल हैं। तो कह रहा है क्या? किसी डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है अगर इसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए, आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे A B C, फिर यहाँ का L M N, फिर ये A B C, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं R1 और
R3 आइडेंटिकल है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी है, किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है अगर इसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए। यहाँ लिख सकते हैं A B C, A B C, X Y Z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ हम देख रहे हैं C1 और C2 आइडेंटिकल है। C1 और C2 आइडेंटिकल है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं the value of determinant is 0 if its two rows or any two columns are identical। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है अगर इसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसा हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। अगर दिया जाए सिद्ध कीजिए यह डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर है। इस दिए गए डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं R1 और R2 आइडेंटिकल है और अभी प्रॉपर्टी में हम जाने हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? इसको डेल्टा मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ये है आपका R1 और ये आपका R2 है। R1 और R2 का आपसी आदान प्रदान कर दीजिए। ठीक है, अप्लाइंग इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R2, डेल्टा बराबर। तो आपको क्या बताया गया? जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा और जो पुराना डिटर्मिनेंट है वह एक दूसरे के निगेटिव के बराबर होगा। तो एक माइनस साइन यहाँ पे हम लगा देंगे और इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये R2 है, इसको R1 में रख दीजिए और ये R1 है, R2 की जगह रख दिया। ये प्रॉपर्टी हमने लागू कर दिया। अब ये हो जाता है डेल्टा इक्वल टू माइनस। अब इसको देखिए तो ये कितने के बराबर है? इक्वेशन 1 से यह डेल्टा है। क्योंकि R1 और R2 तो एक ही जैसा था, इंटरचेंज करने पर ये ABC यहाँ रह गया, फिर ABC यही रह गया, तो कह रहा है माइनस डेल्टा। डेल्टा अननोन क्वांटिटी है, डेल्टा को इधर ले लीजिए। डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, ट्वाइस डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से हम लोग यह प्रूव कर लेते हैं कि दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ चौथा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 1329, इसका वैल्यू निकालिए। 1 इंटू 9 9, 3 इंटू 2 6, वैल्यू हो जाता है 3।
अब यहाँ ऐसा करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपलाइन, ये आपका R1 है। डिटर्मिनेंट का ये क्या है, फर्स्ट रो है। तो R1 के स्थान पर इसके सारे एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक न्यू डिटर्मिनेंट हम प्राप्त करते हैं, डेल्टा 1। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और R2 की जगह कुछ नहीं किया गया है, ज्यों का त्यों लिख दिया। मान निकाल लीजिए, 4 × 9 36, माइनस 12 × 24, ये हो जाता है 12। अब ये डेल्टा 1 जो है इसको लिख सकते हैं 4 × 3, अर्थात 4 × डेल्टा, 4 × डेल्टा, 4 × 3। तो जो यहाँ पर नया डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ वह दिए गए डिटर्मिनेंट का 4 गुना हो गया। और हम लिखना चाहें तो डेल्टा बराबर लिख सकते हैं, 4 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 × डेल्टा 1। तो हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि अगर किसी रो या किसी भी कॉलम के जगह पर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसका मान जो होगा वह दिए गए डिटर्मिनेंट का उतना गुना, के से गुना करेंगे तो के गुना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं after applying this operation, ith रो की जगह के से मल्टीप्लाई किया या ith कॉलम के जगह के से मल्टीप्लाई किया, दोनों में से किसी एक को किया। कह रहा है क्या, कहाँ, टू द डिटर्मिनेंट डेल्टा, डिटर्मिनेंट डेल्टा पर then we get a new determinant, डेल्टा 1, और तब डेल्टा और डेल्टा 1 में रिलेशन हो जाता है कि जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है डेल्टा 1, वह पुराने डिटर्मिनेंट का के गुना होता है, दिए गए डिटर्मिनेंट का के गुना होता है। और इसी को लिखें, जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट है वह नए डिटर्मिनेंट का, ठीक है, 1/k गुना हो जाता है, अर्थात डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/k × डेल्टा 1। ठीक है, तो इस दोनों रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, डेल्टा 1 बराबर k × डेल्टा, या ओल्ड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/k × न्यू डिटर्मिनेंट। याद रखना है, न्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k × ओल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर देख लें। ABC, LMN, XY, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट है, अब इस पर हम देखिए क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पर ऑपरेशन आप कर दीजिए, R1 की जगह R1 में
के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तब हमारा जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वह क्या होगा, के ए, के बी, के सी, ठीक है। R2 की जगह कुछ नहीं किया गया, L M N। R3 की जगह कुछ नहीं किया गया, X Y Z। तो इसका डिटर्मिनेंट जो प्राप्त होगा, इसका वैल्यू इसका के गुना होगा, अर्थात अब यहाँ क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और के यहाँ से उठा करके इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है यह दिया हुआ डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर किसी रो की जगह पर के से मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर लिखना चाहते हैं तो के से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और यहाँ लिख दीजिए के इज नॉन जीरो। के क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको आगे हम फिर देखते हैं। एक ही समय में इस तरीके की एक क्रिया नहीं, हम दो क्रिया करते हैं या तीन क्रिया कर देते हैं। अब ऐसा हम करते हैं कि जैसे R1 की जगह के से मल्टीप्लाई किया और फिर इसी वक्त में दूसरे कॉलम की जगह टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या करेंगे, जैसे R1 की जगह के से मल्टीप्लाई किया और फिर C2 की जगह टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट प्राप्त होने वाला है, देखिए इसमें के से मल्टीप्लाई किया, के ए, के बी, के सी, फिर ये हो जाता है L M N X Y Z। तो के से आपने मल्टीप्लाई किया, दोनों को बराबर दिखाना है तो के से डिवाइड कर दिया, यहाँ से किया गया था। अब कह रहा है क्या कि पुनः यहीं पर दूसरे कॉलम में टी से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया गया, टी हो गया टी इंटू एम, दूसरे कॉलम को टी से मल्टीप्लाई किया गया, तो कह रहा है क्या ये नया डिटर्मिनेंट प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है क्या कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, हम टी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर फिर तीसरे रो या तीसरे कॉलम में गुना करना हो तो हम यहाँ गुना अवश्य करते हुए नया डिटर्मिनेंट प्राप्त करेंगे और दोनों को आपस में बराबर लिख सके, इसके लिए जिस नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के द्वारा हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी, ए डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट जिसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जितने सारे एलिमेंट हों वह दो नंबर के सम के रूप में लिखे गए हों, तब उस डिटर्मिनेंट को हम चाहें तो दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं पहले, 5 + 1 4 + 3, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 6 × 18 माइनस 7 × 14, क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये आपका डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा 1। अब यहाँ कह रहा है 5 है और ये 4 है, तो ये 5 लिख दीजिए और यहाँ 4, कोई जरूरी नहीं कि आप 4 लिखिएगा, आप 3 भी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ बच गया 2 3, इसका वैल्यू निकालिए तो 5 × 3 15 माइनस 4 × 8 7 हो गया, 7 हो गया। अब ये डेल्टा 2 मान लीजिए, दूसरा डिटर्मिनेंट बना लीजिए, जो एलिमेंट बच जाए, जैसे यहाँ 1 बच गया है, यहाँ 3 बच गया है
और ये ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ वैल्यू हो जाता है 3 माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा -3। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो Δ1 और Δ2 को जोड़ दीजिए। Δ1 प्लस Δ2 ये होता है 7 प्लस -3 प्लस 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डेल्टा और डेल्टा जो है किसके बराबर है, Δ1 प्लस Δ2 के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ जो लिखा हुआ है 5 + 1 4 + 3 2 3, हम चाहें तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं 5, यहाँ 4 ले लिया, ये 2 3 प्लस, फिर अब जो यहाँ एलिमेंट बच जाता है उसको ले लीजिए 1, यहाँ बच गया 3, जो कहते हो यहाँ रखेंगे 2 3, ठीक है। ऑल्सो जैसे ये था आपको 5 + 1 4 + 3 2 3, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 लिया है, कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही लेंगे, यहाँ आप 3 भी ले सकते हैं। ये 2 3 जो का त्यों रह गया प्लस, अब जो यहाँ बचा हुआ है एलिमेंट 1 और यहाँ बचा हुआ है 4 और यहाँ से रख दिया 2 3। तो इसका वैल्यू जो हम लोग प्राप्त किए हुए थे 4, यहाँ भी वैल्यू देख लीजिए 5 × 3 15 में से घटाएंगे 3 × 6, इसका वैल्यू हो गया 9, फिर यहाँ से वैल्यू हो गया 3 और -8, ठीक है। तो कितना हो गया -5, तो 9 में -5 ऐड कर दीजिएगा +4, वही हो गया +4। तो इस तरीके से हम दो, अगर कोई डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट दो नंबर के सम के रूप में लिखे गए हों, तब उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लिए हुए हैं, यहाँ से हम यह देख रहे हैं कि पहला जो कॉलम है उसका प्रत्येक एलिमेंट दो नंबर का सम है, तब हम इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया A B C, अल्फा बीटा गामा बच गया, फिर यहाँ से L M N X Y Z, एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस, यहाँ बचा हुआ है अल्फा बीटा गामा, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, L M N यहाँ जो कहते हो लिख देंगे, X Y Z लिख देंगे, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि A B C यहीं पे रखते, प्रॉब्लम के सुविधा के मुताबिक जिस एलिमेंट की जरूरत हो लिख सकते हैं। ऑल्सो जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हमको ए लेना है और यहाँ बी नहीं लेकर के बीटा रखना चाहते हैं तो एकदम रख दीजिए, यहाँ सी नहीं रख करके गामा रखना चाहते हैं तो गामा रख सकते हैं। अब इसको लिख दीजिए L M N X Y Z और प्लस, अब जो यहाँ बच चुका है, यहाँ बच गया अल्फा, तो यहाँ अल्फा लिख दीजिए। इस दोनों में कौन लिखा है बीटा, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। फिर इन दोनों में यहाँ गामा लिखे हैं तो यहाँ सी लिख दीजिए, और यहाँ जो कहते हो L M N लिख देंगे, X Y Z लिख देंगे। तो इस तरीके से किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में भी हम लिख सकते हैं।
अब हम देखते हैं छठा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। एग्जाम्पल सेट करते हैं। 3219, इसका वैल्यू पहले देखिए कितना हुआ, 27 माइनस 2 25। अब यहाँ एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R1 के स्थान पर इसके एलिमेंट में R2 के संगत एलिमेंट का दुगुना ऐड करते हैं। ठीक है, तो लिखा R1 एरो R1 प्लस ट्वाइस R2, ये अप्लाई कर दिया तो एक नया डिटर्मिनेंट प्राप्त हो जाता है। R1 की जगह इस R2 का ट्वाइस ऐड कर रहे हैं तो इसका दुगुना 2 यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 5। इसका दुगुना यहाँ जोड़ना है, इसका दुगुना 18 इस 2 में जोड़ दिया 20। अब R2 की जगह कुछ नहीं करना है, 19। ये वैल्यू हम देखते हैं 45 माइनस 20 कितना 25। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट है और जो नया डिटर्मिनेंट, इन दोनों का जो मान है वह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। ठीक है, तो हम यहाँ यह देख रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के स्थान पर किसी अन्य रो का के गुना, ठीक है, हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है उसका भी मान वही होता है जो दिए गए डिटर्मिनेंट का होता है। ठीक है, यह ऑपरेशन जो किया गया है वह रो पर किया गया है। अगर हम कॉलम के साथ ऐसी क्रिया करते हैं तो भी डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है क्या, किसी डिटर्मिनेंट डेल्टा पर अगर हम ये क्रिया अप्लाई करते हैं, अर्थात किसी रो की जगह पर उसके अवयवों में किसी दूसरे रो के संगत अवयवों का के गुना ऐड करते हैं, ठीक है, या किसी कॉलम के जगह पर उस कॉलम में दूसरे कॉलम के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का के गुना ऐड करते हैं तो एक नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 प्राप्त होता है और दोनों डिटर्मिनेंट का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात दिए गए डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी 25 था, ये भी 25 है। ठीक है, अब इसी को हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख जाएंगे।
ठीक है, मान लेते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं R1 की जगह पर इसके अवयवों में R2 के संगत अवयवों का के गुना ऐड किया, तो जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होने वाला है और जो दिया है डिटर्मिनेंट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए और इसका के गुना के इंटू एल, बी इसका के गुना के इंटू एम, सी प्लस इसका के गुना के इंटू एन। R2 की जगह कुछ नहीं किया गया है और R3 की जगह भी कुछ नहीं। ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर यह क्रिया हम कॉलम के साथ भी करें तो भी डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉलम के साथ भी ये करके देख लें हम लोग। C2 के जगह पर C2 के अवयवों में C3 का के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का के गुना ऐड कर रहे हैं, तो C1 की जगह कुछ नहीं किया, C1 को लिख दीजिए ALX। C2 के जगह ये C2 है, C3 का के गुना यहाँ ऐड कर रहे हैं, B प्लस इसका के गुना, फिर यहाँ M प्लस इसका के गुना, फिर Y प्लस इसका के गुना, यहां ज्यों का त्यों रह गया। दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इन दोनों को थोड़ा सा देख लीजिए और भी ढंग से। जैसे मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है और जस्ट इसके पीछे प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े R1 में जितने सारे एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे दो नंबर का सम है, इसको दो डिटर्मिनेंट में बांटा जा सकता है, जोड़ा दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। देखिए ए बी सी, ए बी सी लिख दिया, ए बी सी, एल एम एन लिख दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, डिटर्मिनेंट प्राप्त हो गया। फिर प्लस लिखा के एल के एम के एन, एल एम एन। तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं के एल, बाहर एल के कॉमन ले लें, के कॉमन ले लें तो बच जाएगा एल एम एन, एल एम एन। तो दूसरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उतना बच जाएगा। और वही हाल इसके साथ है, यहां भी इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखें तो एक हो जाएगा ए एल एक्स, इतना हो गया, फिर बी एम वाई ये हो गया, और फिर सी एन जेड ये डिटर्मिनेंट हो गया। और दूसरा डिटर्मिनेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए एल एक्स। देखिए ए एल एक्स, फिर यहां से हो जाएगा के सी के एन के जेड और फिर सी एन जेड। ठीक है, अब यहां देखिए तो के यहां कॉमन है, बाहर ला दीजिएगा तो सी एन जेड, सी एन जेड, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड बच जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाता है। अब कुछ विशेष परिस्थितियों पर हम विचार करेंगे।
जैसे यहाँ पे हम एक छोटा डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 3, 2, 12, 8। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या पाते हैं, 3 गुने 8 24 माइनस 24। वैल्यू क्या प्राप्त कर रहे हैं, 0 प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला रो का जो एलिमेंट है 3, 2, तो यहाँ पे और दूसरा रो का जो एलिमेंट है, संगत एलिमेंट का रेशियो देखिए तो 3/12, 1/4 हुआ, 2/8, 1/4, ये दोनों रेशियो है, आपस में बराबर है। तो कह रहा है क्या, किसी डिटर्मिनेंट में किसी 2 रो या 2 कॉलम के संगत अवयवों का रेशियो अगर बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC, KA, KB, KC, XYZ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं A/KA बराबर होगा B/KB बराबर होगा C/KC, ठीक है। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम यह देख रहे हैं के सेकेंड रो से अगर के को बाहर निकाल ले, ABC, तो R1 और R2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम के संगत एलिमेंट का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ऐसा भी कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं the value of a determinant is 0 if the ratios of corresponding elements of any 2 rows or any 2 columns are C। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है अगर उसके किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के संगत अवयवों का अनुपात क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और भी विशेष परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अभी मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ABC LMN XYZ, ठीक है। ये आपका पहला रो है, पहला रो की जगह पर ऐसा करते हैं कि दूसरे रो का के गुना ऐड करते हैं और तीसरे रो का P गुना ऐड करते हैं, ठीक है। तो भी कहता है डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नया डिटर्मिनेंट अभी प्राप्त होने जा रहा है इसका वैल्यू इतने ही के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, R1 की जगह पर R2 का के गुना R3 का T गुना ऐड किया है, A प्लस इसका के गुना
फिर R3 में यह एलिमेंट x है तो इसका t गुना ऐड कर दिया, b प्लस km प्लस ty, फिर c प्लस kn प्लस tz। R2 और R3 की जगह कुछ नहीं किया गया है, L M N X Y Z। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ये तो आपको रो के साथ ऑपरेशन हो गया। अगर कॉलम के साथ इसी तरीके का ऑपरेशन हो तो भी डिटरमिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दिया हुआ डिटरमिनेंट है, ये C2 है, C2 के जगह C1 का k गुना जोड़ रहे हैं और C3 का t गुना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर C1 की जगह कुछ नहीं किया गया, A L X लिख दिया। अब C2 की जगह, ये C2 है, C1 का के गुना ऐड किया गया है KA, और फिर C3 का t गुना सब्ट्रैक्ट किया गया है माइनस TC, इसका t गुना सब्ट्रैक्ट किया गया है। फिर यहां पर है M प्लस इसका k गुना K इंटू L, इसका t गुना T इंटू N। फिर कह रहा है Y प्लस KX माइनस TZ। C तीसरे कॉलम की जगह कुछ नहीं किया गया है, तो कह रहा है क्या कि ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लीजिए, इसको आप दिखाना चाहते हैं उतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 के जो एलिमेंट हैं वह 3 संख्याओं के सम के रूप में दिए गए हैं, देखते रहिएगा। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम 3 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। कितने डिटरमिनेंट, 3 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, A L X B N Y C N Z, ठीक। फिर दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, K L K M K N L M N X Y Z। फिर तीसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा TX TY TZ। फिर ये हो जाएगा L M N X Y Z। अब यहां देखिए, तो इसी को दिखाना था इतने के बराबर, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब यहां देखिए, तो KL बटा L के हुआ, KM बटा M के हुआ, KN बटा N के हुआ। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। फिर यहां देखिए, TX बटा X, TY बटा Y, T और TZ बटा Z। तो कह रहा है R1 और R3 के जो भी
एलिमेंट है, संगत एलिमेंट का जो अनुपात है वह बराबर है, टी के बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया, तो बच गया कितना, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड प्लस जीरो प्लस जीरो, और ये दोनों क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो, बच गया इतना, तो ये हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना बच गया, इसका जो वैल्यू है इतने के बराबर हो गया, अतः इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट, वह थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में किसी एक रो की जगह पर दूसरे रो का के गुना ऐड करें और तीसरे रो के संगत एलिमेंट का टी गुना जोड़ें या घटाएं, डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक डिटर्मिनेंट है 3219, इसका वैल्यू हम देख रहे हैं 27 माइनस 2 कितना हो गया, 25। ऐसा कर रहे हैं, R1 की जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर R2 के संगत अवयवों का दुगुना ऐड कर दिया। ये आपको डेल्टा है, ये आपका न्यू डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 प्राप्त कर रहे हैं। इसका वैल्यू देखिए, इसका 3 गुना में R2 के संगत अवयवों का दुगुना ऐड कर रहे हैं, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9, 1 में 2 से 2, तो 9 2 11 11 हो गया। फिर यहाँ पर R1 का 3 गुना 6 और फिर कह रहा है इसका दुगुना, तो 6 में इसका दुगुना जोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 6 24, ठीक। और यहाँ 19 वैल्यू हो जाता है 99 माइनस 24, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाता है 75। तो हम क्या देख रहे हैं, जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त हो रहा है डेल्टा 1, वो पुराने डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट है उसका 3 गुना है। क्या है, 3 गुना, 3 गुना 25, तो ये हो जाता है डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेल्टा 1। तो देखिए, तो यहाँ डेल्टा, तो डेल्टा है 3219 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/3, और डेल्टा 1 क्या है, तो डेल्टा 1 है 11 24 19। अर्थात अगर हम क्रिया करते हैं R1 की जगह पर या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के जगह पर R2 के संगत अवयवों का दुगुना ऐड कर दिया, तो इस 2 का डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस 2 का डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस 3 का डिटर्मिनेंट पर प्रभाव पड़ जाता है। तो कहता है कि ये दोनों को हम बराबर लिख सकें, तो अगर R1 के जगह पर हम क्रिया कर रहे हैं और वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। माना कि थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि ये आपका R2 है, R2 की जगह पर आपने K से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और R1 के P गुना को ऐड किया, ठीक है, और R3 के P गुना को घटा लिया, R3 के P टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो कह रहा है कि इस T का इस डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
इस P का इस डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसका वैल्यू इस दिए गए डिटर्मिनेंट का k गुना हो जाएगा। तो उसको बराबर लिखने के लिए हम k से क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ताकि इस पुराने डिटर्मिनेंट के बराबर ही इसका वैल्यू हो। ठीक है, मीन्स ये जो हम लिखने जा रहे हैं इसका वैल्यू, तो हम यहाँ k से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अर्थात ये जो पुराना ये जो नया डिटर्मिनेंट प्राप्त होने जा रहा है इसका मान इसका k गुना होगा, तो k इंटू समथिंग बराबर न्यू डिटर्मिनेंट, उसी k को हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 की जगह A B C, R2 की जगह क्या किया गया है, kx प्लस PA माइनस PL। ठीक है, फिर यहां पर KY प्लस PB और इसका P गुना PM सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। फिर यहाँ पर K गुना KZ में जोड़ा गया, R1 का T गुना TC घटाया गया, R3 का P गुना PN, रीजियों का तो LMN। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जितने सारे प्रॉपर्टी को आपको बताया गया इसको ध्यान में रखते हुए इस पर आधारित प्रॉब्लम हम करेंगे। अगर प्रॉपर्टी आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इस पर आधारित जो प्रॉब्लम हम बनाने वाले हैं उसमें काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए इसको एकदम स्टेप वाइज, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। जितने सारे प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ाए हैं उतने ही सारे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस पर आधारित प्रॉब्लम को बनाना है। तो अगले क्लास में इस पर आधारित प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।